मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया जाए तो अर्नेस्टो चे गेवारा का नाम शामिल होना लाजमी है। इस नाम से कौन वाकिफ नहीं है। अर्जेंटीना में पैदा हुए ये डॉक्टर आगे चलकर क्यूबन रेवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। क्यूबा में तानाशाह बतिस्ता को शासन से हटाने के बाद चे नवंबर 1966 में बोलीविया की तानाशाह सरकार को हटाने के लिए अपनी गुरिल्ला आर्मी के साथ चोरी छिपे पहुंच गए। लेकिन 7 नवंबर 1967 को एक मुखबिर ने यूरो रवीन में ठहरे चे का पता बोलीवियन स्पेशल फोर्सेस को बता दिया। दोस्तों, 8 अक्टूबर 1967 इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था, क्योंकि इसी दिन 1800 सैनिकों के साथ बोलीविया की आर्मी ने चे गेवारा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। चे गेवारा के जीवनीकार जॉन ली एंडरसन ने बताया कि चे को पकड़ते हुए जब उन पर गोलियां चलाई गई तो वो चिल्लाकर बोले, Don't shoot. I am Che Guevara and I am worth more to you alive than dead. अगले ही दिन एक छोटे से सेल में अपने साथियों की लाश के साथ बंद चे अपनी तकदीर का इंतजार कर रहे थे। तभी एक नौजवान मारियो तेरान अंदर आया। उसे देखते ही चे समझ गए थे कि वो वही शख्स है जिसने उनकी जिंदगी को अंजाम देना है। वो मारियो से बोले कि वो उनके शरीर को तो मार सकता है, पर उनके विचारों को नहीं। उनके विचार हमेशा के लिए अमर रहेंगे। ये सुनकर मारियो ने अपनी बंदूक से कुछ गोलियां उन पर दाग दी। चे दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर पड़े और जोर से अपने दांतों से अपने हाथों को भींचा ताकि वो दर्द से चिल्ला न पाएं। आखिरकार मारियो ने उन पर और गोलियां दागकर उनके दर्द को कम कर दिया। लहूलुहान हुए चे की कुछ ही क्षणों में मौत हो गई। कुल मिलाकर चे पर 9 गोलियां दागी गईं। And then Tehran finished him off with another burst, something like 9 bullets that entered his body. चे के मृत शरीर को एक हेलीकॉप्टर में रस्सी से बांधकर एक लोकल अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि चे खुद एक नास्तिक थे, पर उनके मरने के बाद उन पर एक पादरी ने आखिरी मंत्र पढ़े। चे के मृत शरीर को अस्पताल में देखने कई लोग आए थे। उनकी मौत की पुष्टि देने के लिए बोलीविया की सरकार ने उनके हाथ काटकर क्यूबा भेज दिए और ये बोलीविया की सरकार और CIA का मिला जुला फैसला था। It was a combination decision between the Bolivian president, the CIA, and the generals on the ground there. The idea was to deny Che a burial place where his followers would find him and be able to render tribute to him. 18 अक्टूबर को आखिरकार फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के लोगों को चे की मौत के बारे में सूचित किया। दुनिया भर में चे की मौत का विरोध किया गया। His face has come to be the quintessential icon for youthful defiance of the status quo. चे की मौत के 28 वर्ष बाद बोलीविया आर्मी के रिटायर्ड जनरल मारियो वर्गास ने जॉन ली को चे की दफनाई हुई लाश के स्थान के बारे में सूचित किया। वैली ग्रैंडे में उनकी और उनके साथियों की अस्थियां पाई गईं, जिनको 17 अक्टूबर 1997 को सम्मान पूर्वक क्यूबा के सांता क्लारा शहर में विशेष रूप से बनाए गए मकबरे में दफनाया गया। The problem is that he failed and none of the things that he wanted to change have been changed yet. Most of the people that had contact with Che Guevara and helping him in any sort of a way really pay the consequences. ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ना तलवार की धार से
ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इस तरह के चुटीले संवादों की डिलीवरी करते जब स्वर्गीय राजकुमार फिल्मी पर्दे पर दिखते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से सारा हॉल गूंज जाता था। अपने जमाने के शीर्ष अदाकार राजकुमार भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संवाद सदियों तक फिल्म प्रेमियों के दिलों में राज करेंगे। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। हमारी पृथ्वी में अमन और चैन की फसलें मुस्कुराती हैं, जो हम मजदूरों में बांट देते हैं। जानी के नाम से मशहूर राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म आज ही के दिन 1926 में बलूचिस्तान में लोडलाई में एक कश्मीरी परिवार में हुआ। राजकुमार की 2 बहनें भी थीं। 1940 में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन की। उनकी पोस्टिंग माहिम पुलिस स्टेशन में हुई, लेकिन उनकी जिंदगी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ तब लिया जब उन्हें बड़े पर्दे पर एक्टिंग करने का मौका मिला। कुछ समय बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में 1952 में आई फिल्म रंगीली से डेब्यू किया। My first film was Rangili, directed by Mr. Najm Naqvi, who was the topmost director of that period. पुलिस में था और पुलिस स्टेशन के सामने एक जेपी साहब रहते थे, मिस्टर खान करके। आजकल उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है, उन्हें उस वक्त जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता था। उनका एक भाई था अली करके, वो फिल्म के कुछ लोगों को जानते थे, तो वो मुझे हमेशा कहता ऐसा फिल्म में आई, फिल्म में फिल्म होती क्या है। बदनसीबी से मैं पिक्चर नहीं देखता था, शौक भी नहीं था मुझे फिल्मों का। उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई के.बी. लाल से, जो अपने ज़माने के मशहूर गिने जाते थे, और उनकी वजूहत पिक्चर के अलावा मशहूर नहीं कुछ और भी थी। वो शख्सियत के मालिक थे। तो उस वक्त एसोसिएशन हुआ करते थे, उनको भी तस्वीरें पसंद आई और उन्होंने वो तस्वीरें ले जाकर अपने ऑफिस में रखी। तो लाल साहब ने मेरी तस्वीरें उतारी फली मिस्त्री और जाल मिस्त्री के हाथों से। तो वो मेरी कमर में हाथ रख के घुमाते थे मुझे स्टूडियो में, कौन सी फेमस स्टूडियो में। तो मैंने कहा देखिए आप हाथ हटा लेंगे हम ज़मीन पे गिर जाएंगे, हमें हाथ मत रखिए आप। तो इतने में क्या हुआ, खैर वो कहानी दूसरी है। इतने में नजम नकवी अमरोहा के लिए किसी मस्जिद या स्कूल के लिए चंदे बांट रहा इकट्ठा कर रहे थे। तो सनी के आंगन तस्वीरें देखी तो मेरे पास आए पुलिस स्टेशन पर। वैसे ये मेरी जिंदगी का फिल्मी लम्हा शुरू हुआ। उन्नीस में उनके द्वारा अभिनीत मशहूर फिल्म मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। मदर इंडिया में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। इस फिल्म में उन्होंने एक किसान की भूमिका निभाई, जो परिस्थितिवश अपने घर को छोड़कर चला जाता है। एक अपाहिज किसान की मनोस्थिति को उन्होंने अपने कुशल अभिनय से साकार किया। इस फिल्म के बाद उनकी गणना श्रेष्ठ अभिनेताओं में होने लगी। नहीं दुल्हन, सब गहना पाता उतार दिया। अरे अपना नहीं तो कुछ मेरा तो ख्याल किया होता। अभी तो मैंने तुझे बराबर देखा भी नहीं था। ले पहन ले। इनको बेच डालो। काहे को बेच डालो? थोड़ा बहुत बोझ हल्का हो जाएगा। बोझ कैसा? माँ ने जमीन गिरवी रखी है ना। एकदम झूठ, सब गांव वाले ऐसे ही दिलगी करते हैं। और अगर रखी भी है तो क्या हुआ, 4 फसल में सब पैसा लाला के मुंह पर खींच मारूंगा। अल्लाह हाथ। रंगीली फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने अबशार, घमंड, लाखों में एक आदि फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पहचान सोहराब मोदी की फिल्म नौशेरवाने आदिल में प्रिंस की भूमिका करने से मिली। B.R. चोपड़ा की प्रसिद्ध फिल्म वक्त में उन्होंने सुनील दत्त, शशि कपूर, बलराज साहनी जैसे प्रसिद्ध अदाकारों के साथ काम किया और अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। रहमान के साथ उनके डायलॉग्स काफी चर्चित हुए। तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। मोहब्बत और नफरत, चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। फिल्म पैगाम में उन्होंने एक मिल मजदूर का संजीदगी भरा रोल करके अपने अभिनय की छाप छोड़ी। श्रीधर की फिल्म दिल एक मंदिर में उन्होंने एक कैंसर मरीज का जीवंत भरा रोल किया। वक्त और दिल एक मंदिर में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये आने वाला वक्त मुझे वापस तुम्हारे पास आने देगा या नहीं, मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूँ
जिसमें पहली बार सुहागरात को देखा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मुझसे नहीं हो सकेगा। सीता, ये मेरी आरज़ू ही नहीं, मेरी आत्मा की मांग है। इसे पूरा कर दोगी तो ये बाकी चंद घंटे में अपने दुख दर्द को भूल सकूंगा। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा। अपने 40 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 60 फिल्में कर दर्शकों के दिल पर राज किया। 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर की वजह से उनके निधन से सारी फिल्मी दुनिया स्तब्ध रह गई। उनके निधन से ही दुनिया को पता चला कि वो कैंसर की भयानक बीमारी से जूझ रहे थे। वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और अपनी बीमारी को दुनिया के सामने लाकर वो सहानुभूति नहीं बटोरना चाहते थे। यही स्वाभिमान उनके जीवन का एक चर्चित पहलू था, जिसके किस्से फिल्मी दुनिया में चर्चित रहे। आज उनके जन्म दिवस पर हमारी तरफ से इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, प्रोटीन के महत्व को आज सब जानते हैं। प्रोटीन ही शरीर को मजबूती देता है। अगर हम माने कि शरीर एक इमारत है तो हड्डियां उसको ढांचा प्रदान करती हैं और प्रोटीन सीमेंट गारे का काम करता है। शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन का अध्ययन और उसकी संरचना का बहुत महत्व है। प्रोटीन के अध्ययन में केरल में जन्मे प्रसिद्ध साइंटिस्ट श्री GN रामचंद्रन का बहुत बड़ा योगदान है। आज इन्हीं महान साइंटिस्ट का जन्मदिन है। 8 अक्टूबर 1922 में केरल के एर्नाकुलम में जन्मे रामचंद्रन का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ। 1942 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया। कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि बजाय इंजीनियरिंग के उन्हें फिजिक्स की पढ़ाई करनी चाहिए। 1942 में उन्होंने बेंगलौर में ही पढ़ाई कर मद्रास यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री ली। इसके बाद 1947 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन के निर्देशन में DSc की डिग्री प्राप्त की। यहाँ पर मुख्यतः उन्होंने क्रिस्टल फिजिक्स और क्रिस्टल ऑप्टिक्स का अध्ययन किया। अपनी खोज में उन्होंने एक्सरे माइक्रोस्कोप के लिए एक्सरे फोकसिंग मिरर की खोज की। उन्होंने क्रिस्टल टोपोग्राफी का भी अध्ययन किया, जिसका प्रयोग क्रिस्टल ग्रोथ और सॉलिड स्टेट रिएक्टिविटी के अध्ययन में होता है। 1947 से 1949 तक रामचंद्रन ने कैम्ब्रिज की केवेंडिश लेबोरेटरी में एक्सरे डिफ्यूजन पर PhD प्राप्त की। विदेश में PhD प्राप्त करने के बाद वो भारत वापस आए और IISc बेंगलौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। 1952 में वो मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और फिजिक्स में डिपार्टमेंटल हेड बनाए गए। यहाँ उन्होंने क्रिस्टल फिजिक्स का अपना शोध जारी रखा। इसी दौर में उनका झुकाव बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल की ओर हो गया। यहाँ उन्होंने शोध करते हुए एक अन्य साइंटिस्ट गोपीनाथ करथा के साथ मिलकर अपनी प्रसिद्ध खोज कोलेजन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को दुनिया के सामने लाए। मद्रास यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोटीन पर शोध किया और 1962 में उनके द्वारा की गई खोज, जिसे प्रसिद्ध रामचंद्रन प्लॉट के नाम से जाना जाता है, उसका प्रकाशन 1963 में जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हुआ, जिससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। इसके अलावा रामचंद्रन जी ने मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स, फिजिको केमिकल,
एक्सरे एक्सपेरिमेंट आदि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोध किए। रामचंद्रन जी को उनके साइंस में किए गए शोधों पर कई सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें उन्हें फिजिक्स पर प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, 1961 में फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और 1999 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी द्वारा इवॉल्व प्राइज से सम्मानित किया गया। प्रोटीन पर की गई उनकी शोध के लिए उन्हें नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। 1998 में उनकी पत्नी श्रीमती राजलक्ष्मी के निधन के बाद वो बीमार रहने लगे और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। सन 2001 में 78 वर्ष की उम्र में पार्किंसंस की बीमारी के चलते इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। आज उनकी जयंती पर मानवता के लिए उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें हमारी तरफ से लाख लाख नमन। दोस्तों, हमारा देश इतना विशाल और विविधताओं से भरा है कि किसी एक भाषा के विद्वान को पूरा देश नहीं जानता है। इसमें क्षेत्र की दूरी और भाषाओं का अलग होना मुख्य कारण है। संचार साधन भी अलग अलग भाषाओं में होने के कारण इस दूरी को कम नहीं कर पाते हैं। शायद कुछ कमी अनुवाद कार्य का कम होना भी है। इन्हीं कारणों से पूरा देश अलग अलग भाषाओं के विद्वानों को नहीं जान पाता है। आज हम एक ऐसे ही विद्वान जिनका आज जन्मदिन है के कार्यों का जिक्र करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं केरल में जन्मे प्रसिद्ध मलयालम विद्वान तिरुनल्लूर करुणाकरन का, जिनका आज के दिन 8 अक्टूबर 1924 को जन्म हुआ। श्री करुणाकरन का जन्म केरल के कोल्लम जिले के परिनाद में हुआ। उनके पिता पी.के. पद्मनाभन और माता एन. लक्ष्मी थे। उन्होंने स्कूली शिक्षा की शुरुआत करने से पहले परंपरागत रूप से संस्कृत की शिक्षा पाई। अपने स्कूली दिनों में ही उन्होंने अंग्रेजी कवि ओलिवर गोल्डस्मिथ की कविताओं का मलयालम में अनुवाद किया। शुरुआती दिनों से ही वो सामाजिक कार्यों से जुड़ गए थे। मजदूरों और समाज के गरीब तबकों के हित में वो कार्य करने लगे। अपने स्कूली दिनों में ही उन्होंने कविताएं, गीत और विभिन्न विषयों पर लेख लिखे, जो कि पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। उन्होंने इस दौर में साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ी। कॉलेज में जाने से पहले करुणाकरन उस समय के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लीडर आर सुगतन और एम.एन. गोविंदन नायर के संपर्क में आए और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर वो कम्युनिस्ट पार्टी के पक्के समर्थक बन गए। एस.एन. कॉलेज कोल्लम से बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए वहां पढ़ाया भी, लेकिन बाद में उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज त्रिवेंद्रम में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने मलयालम का अध्ययन किया और प्रसिद्ध विद्वान ई.के. पिल्लई की देखरेख में मलयालम इतिहास की पढ़ाई की। एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में अध्यापन भी किया। वो 6 वर्षों के लिए केरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य भी रहे और बाद में वो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र जनयुगम के संपादक भी रहे। 1973 में वो भारतीय लेखक प्रतिनिधि के रूप में एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए सोवियत रूस गए, जहां कजाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। करुणाकरन ने मार्क्स के साहित्य के अलावा भारतीय दर्शन का भी गहरा अध्ययन किया और उन्होंने दोनों साहित्य की खूबियों का अपनी विचारधारा में संगम किया, जिसकी छाप उनकी कविताओं में देखी जा सकती है। उनकी कविताओं में श्रमिकों के जीवन के कई आयाम दिखाई देते हैं, जिसमें उनके जीवन संघर्ष को बखूबी दिखलाया गया है। उनके दर्शन से प्रभावित उनकी कविताओं में जो चर्चित थीं, उनमें मुख्यतः तिरसु नीलंगली लेके, परेड पुकार और अद्यते तिवंडी इत्यादि कविताएं थीं। अष्टमुडी कायल भी उनकी कविताओं की प्रेरणा की स्रोत थी। दोस्तों, मलयालम में कायल का मतलब होता है ताल या लेक। इस ताल से उन्होंने जीवन के कई चरित्र उठाए। यहीं से प्रेरणा पाकर उन्होंने कई सुकोमल कविताओं की रचना की और कई गहरे गीतों की रचना भी की। श्री
करुणाकरण ने अपने जीवन के 30 दशक त्रिवेंद्रम में बिताए, लेकिन जीवन का संध्या काल उन्होंने अपने मूल निवास परिनाद में अष्टमुड़ी ताल के किनारे बिताया। ये ताल उनके जीवन में प्रेरणा देती थी। 5 जुलाई 2006 को इस महान साहित्यकार और गरीबों की आवाज ने किलोन के अपने घर में अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार बगैर किसी धार्मिक प्रक्रिया के हुआ। आज उनकी जयंती पर इस महान साहित्यकार और गरीबों की आवाज को श्रद्धांजलि। दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि एक खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी, एक वकील का बेटा वकील, पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन, लेकिन ये आपने कम ही देखा होगा कि एक वैज्ञानिक का बेटा भी वैज्ञानिक हो। आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जिनके पिता भी विख्यात वैज्ञानिक थे। हम बात कर रहे हैं जर्मन वैज्ञानिक ऑटो वॉरबर्ग की। उनके पिता एमिल वॉरबर्ग एक फिजिसिस्ट थे। अपनी साइंटिफिक शोधों के अलावा उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में कैवेलरी रेजिमेंट में एक ऑफिसर के रूप में भाग लिया और बहादुरी के लिए अपने देश का आयरन क्रॉस भी जीता। वॉरबर्ग 20वीं शताब्दी के लीडिंग बायोकेमिस्ट थे। अपनी खोजों के लिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा भी उन्हें 3 बार नोबेल प्राइज के लिए अलग अलग उपलब्धियों के लिए नॉमिनेट किया गया। ये उनकी क्षमताओं को दर्शाता है। इनके पिता एमिल वॉरबर्ग एल्टोना के प्रसिद्ध वॉरबर्ग परिवार से संबंधित थे, जो कि यहूदी धर्म के थे। वॉरबर्ग ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक एमिल फिशर के निर्देशन में केमिस्ट्री का अध्ययन किया और 1906 में बर्लिन में केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। 1911 में उन्होंने हाइडलबर्ग में लुडोल्फ फॉन क्रेल के निर्देशन में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की और फिर 1908 से 1914 तक वो इटली के नेपल्स के मरीन बायोलॉजिकल स्टेशन से जुड़े रहे, जहां उन्होंने अपनी कई शोधों को जन्म दिया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनसे अनुरोध किया कि वो आर्मी की नौकरी छोड़कर अकादमी के करियर की तरफ लौट जाएं, क्योंकि संसार उनके टैलेंट से वंचित हो रहा है। वॉरबर्ग ने उनका कहना माना और वो अध्ययन की तरफ वापस लौट गए। बाद में वो आइंस्टाइन के दोस्त भी बन गए, जिनसे उन्होंने अपने शोध कार्य के दौरान प्रेरणा ली थी। उनकी प्रमुख खोज सेल्स के व्यवहार पर रही। ट्यूमर के बढ़ने और मेटाबॉलिज्म पर भी उन्होंने शोध किया। कैंसर जैसी बीमारी के कारणों को उन्होंने अपने शोध का विषय बनाया। उनकी इस शोध पर 1931 में उन्हें फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1923 से 1931 तक इस विषय पर नोबेल प्राइज के लिए 46 नॉमिनेशंस हुए और अकेले 1931 में ही 13 नॉमिनेशंस हुए। उनका टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ द नेचर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी एंजाइम। 1944 में उनका नोबेल प्राइज के लिए दूसरी बार नॉमिनेशन हुआ। वॉरबर्ग द्वारा किए गए शोध प्लांट फिजियोलॉजी, सेल मेटाबॉलिज्म एंड ऑन्कोलॉजी ने जीव विज्ञान के विकास में विशेष योगदान दिया। 1 अगस्त 1970 को इस महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया से विदा ले ली। वॉरबर्ग द्वारा कैंसर और सेल्स के मेटाबॉलिज्म पर किए गए शोधों ने कैंसर के इलाज के लिए नए रास्ते खोलकर इस बीमारी के पीड़ितों को एक नई उम्मीद की किरण दी। उनके इस योगदान के लिए हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत सलाम। बबीता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered।
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,